अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने अभी तक पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी, मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या थी, एक्सट्रीमिस्ट्स में कौन कौन लीडर्स थे, मॉडरेट्स में कौन कौन लीडर्स थे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग। और इससे आगे जो ऑर्गेनाइजेशंस या इससे आगे जो इवेंट्स हुए वो क्या थे वो हमें आज पढ़ने हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो हमने इससे पहले पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या था। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड ये जर्नल किसने स्टार्ट किया था। तो ये दो क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। तो आगे चलेंगे हम दोस्तों, लेकिन आगे चलने से पहले मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम चलेंगे आगे और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि फ़ीमेल सुपरवाइज़र का जो कोर्स है वो इंशाअल्लाह आज से स्टार्ट होने वाला है। उसका पहला लेक्चर जो है वो आ जाएगा। वो जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है सोशोलॉजी का, वो उसकी लेक्चर सीरीज़ भी आज से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1906 में फाउंड की गई, यानी एस्टैब्लिश ये ऑर्गेनाइजेशन की गई 1906 में। और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगा खान ने एस्टैब्लिश किया इन 1906। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी मुस्लिम लीग, चूंकि इसका नाम जो है वो सजेस्ट करता है दैट इट वाज पर्टिकुलरली मेंट फॉर द इंडियन मुस्लिम्स। इसका मकसद ये था कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं जो नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ बिलोंग करते थे, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी उससे उनको डाइवर्ट करना। ठीक है। तो चूंकि अगर हम देखेंगे कि आगे जो मुस्लिम लीग का एजेंडा रहा, आगे जो मुस्लिम लीग का फिर आउटकम जो इसकी प्रोसेसेस रही, तो उनका आउटकम क्या निकला, वो निकला अल्टीमेटली द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी उस मुस्लिम लीग का कंसेप्ट जो था वो ये था कि मुसलमानों को, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, टू डाइवर्ट देम फ्रॉम द नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट। एंड ऑन December 30, 1906, 30th of December 1906, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, जो बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। इसका आंसर भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो है इसको 1906 में आगा खान ने एस्टेब्लिश किया टू डाइवर्ट द मुस्लिम्स फ्रॉम द नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट। और December 30, 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका के इसके पहले प्रेसिडेंट बने। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो ये मुस्लिम लीग थी, इट कैन बी कॉल्ड एज एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका एक ऑल्टरनेटिव, एक पैरेलल पॉलिटिकल मूवमेंट जो थी वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है। तो आगे देख के हम चलेंगे, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जो जिन्ना भी इसमें शरीक हुए और जिन्ना ने वो 14 पॉइंट फार्मूला जो था उनका वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये फिलहाल अभी एक इंट्रोडक्शन है मुस्लिम लीग के बारे में। तो आगे चलकर हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। मोहम्मद इकबाल या डॉक्टर इकबाल जिनको हम बोलते हैं, अ फेमस पोइट, वो जो थे उन्होंने, वो भी चूंकि एक मेंबर बने फिर मुस्लिम लीग के 1930 में ही गेव अ सेपरेट आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट
इंडिया में इन्होंने बोला कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए, क्योंकि ये 1930 सेशन के जो इलाहाबाद सेशन था 1930 का, इसमें ये प्रिजाइड किया इन्होंने इस सेशन को। तो इस सेशन में इन्होंने सेपरेट मुस्लिम स्टेट का एक कंसेप्ट दिया विच वुड बी फॉर्म्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। बट द नेम पाकिस्तान itself was framed by रहमत अली। रहमत अली ने इस पाकिस्तान नाम को कॉइन किया, लेकिन अगर हम कहें कि फादर ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये एक्चुअल में असल में आइडिया ऑफ पाकिस्तान किसने दिया, तो वो है मोहम्मद इकबाल। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको हम कहेंगे कि फादर ऑफ पाकिस्तान, तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी मार्च 1940 में ये दी, ये थ्योरी टू नेशन थ्योरी। और ये थ्योरी इन्होंने लाहौर सेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में दी 1940 में। जो लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, जिस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ एनुअल सेशंस होते थे, तो इसी तरह चूंकि हमने अभी कहा कि दिस वाज ए पैरेलल पॉलिटिकल मूवमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसलिए ये इट रैन ऑन द सेम लाइन्स एज दैट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसी तरह इसके भी एनुअल सेशंस कंडक्ट किए जाते थे। तो 1940 में जो मार्च 1940 में जो सेशन हुआ लाहौर सेशन, तो इस सेशन में जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी। और इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि देयर शुड बी ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स एंड सेपरेट स्टेट फॉर हिंदूज, एंड द सेपरेट स्टेट फॉर हिंदूज विल बी इंडिया एंड द सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स दैट विल बी पाकिस्तान। सरोजनी नायडू ने इनको जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनको लक़ब दिया, इनको एक टाइटल दिया प्रॉफिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Prophet of Hindu Muslim Unity. This was a title which was given by Sarojini Naidu to Muhammad Ali Jinnah. And later on, when Pakistan became independent on 14th of August 1947, Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. Independent Pakistan, उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो बने मोहम्मद अली जिन्ना। और इसके साथ साथ अगर हम इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल देखें इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो वो भी, ये भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कौन थे? ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। ये मैंने अभी कहा आपको कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेमस सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो वी कैन सी दैट द सूरत स्प्लिट इट ऑकर्ड इन 1907। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको फाउंड किया गया 1885 बाय A.O. ह्यूम। और इसके बाद अगर हम 1885 से देखें 1885 टू 1905, ये जो पीरियड था, दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट आइडियोलॉजी। और मॉडरेट्स का क्या तरीक़ाकार था? मॉडरेट्स का जो उनका तरीका था वो था दे यूज्ड पेटिशंस, प्रेयर्स, मीटिंग्स एंड वेरियस पैम्फलेट्स, ठीक है, और डेलीगेशंस टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन तरीक़ों से, पेटिशंस से, प्रेयर्स से, मीटिंग्स से या बाकी चीज़ों से, डेलीगेशंस से, वो अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे। लेकिन ये चीज़ जो है ये एक्सट्रीमिस्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि हमने पहले भी देखा एक्सट्रीमिस्ट्स ने बहुत तरीक़ों में मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ किया, मॉडरेट्स को टॉन्ट किया कि ये इस तरीके से हम फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। और उनमें से सरफहरिस्त जो इनमें से जो हम लीडिंग एक्सट्रीमिस्ट्स कह सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इसी तरह से अरबिंदो घोष, ठीक है। तो ये जो
एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने इस तरीक़ेकार को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब 1907 की मीटिंग का एनुअल सेशन होने वाला था, ये सूरत में होने वाला था, गुजरात में। और मॉडरेटर्स की तरफ से जो इसका प्रेसिडेंट बनने वाला था, जिसको मॉडरेटर्स ने सपोर्ट किया था, वो थे राश बिहारी घोष। ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सूरत में जो ये मीटिंग होने वाली थी, सूरत जो इसका सीट था, इसका मीटिंग प्लेस था, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने सूरत से ट्रांसफर किया टू नागपुर, नागपुर टू सूरत, नागपुर टू सूरत। पहले ये जो मीटिंग होने वाली थी वो नागपुर में होने वाली थी, और वहाँ पे मॉडरेटर्स को ये पूरा पता था कि वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो इसके लीडर बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसीलिए नागपुर से सूरत ये सीट जो है, ये मीटिंग प्लेस जो है वो ट्रांसफ़र किया। और चूंकि सूरत जो है वो बाल गंगाधर तिलक का एक अपना इलाका था, अपना एक प्रोविंस था, तो वहाँ पे वो प्रिजाइड नहीं कर सकते थे इस मीटिंग पर, क्योंकि इसमें एक रूलिंग थी कि जिस प्रोविंस का मेंबर होगा वो वहाँ पे प्रिजाइड नहीं कर सकता। तो इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक ने भी वहाँ पे प्रिजाइड वो नहीं कर सकते थे। तो इससे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आउटरेज हो गए। ठीक है, और इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो थे दे वर आउटरेज्ड, उनको बहुत गुस्सा आया इस बात पे। ठीक है, तो इसलिए 1907 में एक स्प्लिट हुआ कांग्रेस में, ठीक है, बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स, एंड दिस स्प्लिट इज नोन एज द सूरत स्प्लिट। इस स्प्लिट को हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। और ये हम यहां पे भी देख सकते हैं, डॉक्टर राश बिहारी बोस वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट। और इस स्प्लिट में अब आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या बाल गंगाधर तिलक थे या राश बिहारी बोस थे। तो राश बिहारी बोस जो हैं यही थे इसके प्रेसिडेंट इस सूरत स्प्लिट में। चूंकि अभी हमने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के की जो एक रूलिंग थी उसके मुताबिक बाल गंगाधर तिलक इस पे प्रिजाइड ओवर नहीं कर सकते थे, तो तब जाके डॉक्टर राश बिहारी बोस को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया सूरत के सेशन में। तो इसके बाद सूरत स्प्लिट के बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस मॉडरेट्स के कंट्रोल में रही, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे वो नंबर में ज़्यादा थे, एक्सट्रीमिस्ट्स उतने ज़्यादा नहीं थे। तो इस तरह से मॉडरेट्स के कंट्रोल में रही कांग्रेस आफ्टर द सूरत स्प्लिट। और हमने अभी तक पढ़ा है कि मॉडरेट्स का जो तरीक़ाकार रहा है वो रहा है बिल्कुल एक सॉफ्ट पॉलिसी टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। इसलिए उन्होंने बाइकॉट का कंसेप्ट था, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, इन्होंने इसको भी अप्रूव नहीं किया। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स ने इसको फेवर किया था। एक्सट्रीमिस्ट्स ने ये फेवर किया था कि जो बाइकॉट, जो फॉरेन गुड्स हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, उनको बाइकॉट किया जाए। लेकिन मॉडरेट्स का चूंकि एक सॉफ्ट पॉलिसी थी, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव बिल्कुल भी नहीं किया। और इनका बिल्कुल भरोसा था किस बात पे, अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, दे हैड गुड फेथ in the intentions of the British government. They thought that the British had good intentions regarding India, but this was not the case. The Britishers, they had looted India, as we see about हमने दादा भाई नौरोजी की वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़ी, they had drained the wealth of India. ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन था मॉडरेट्स के पास कि अंग्रेज जो है उनका जो ब्रिटिश रूल है वो एक वेल विशर है इंडिया के लिए। But this was actually not the case. And the moderates, they wanted self-government in gradual stages. ठीक है, वो एक साथ नहीं, उनका ये नहीं था कि एक साथ ही मतलब हम स्वराज सेल्फ रूल एस्टेब्लिश करें, लेकिन ग्रेजुअल स्टेजेस में सॉफ्ट पॉलिसी को लेके जो इनकी पॉलिसी रही थी, उस सॉफ्ट पॉलिसी को लेके ये चाहते थे कि यहाँ पे सेल्फ रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाए।
इसके बाद हम देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं, दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। ये 1909 में ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई। एंड जॉन मॉर्ली जो थे, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम के, और मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, ही वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। Earl of Minto, he was the Viceroy of India, and John Morley, he was the Secretary of State for India. These reforms, these are of very much importance as far as the constitutional history of India is concerned. और इन दोनों के नाम पे इसको रखा गया नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। It is otherwise known as the Government of India Act 1909. और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे, इनका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो था वो था टू इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। दिस वाज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सेपरेट इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज नोन एज द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, चाहे वो सेंटर के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनकी जो मेंबरशिप थी वो भी इंक्रीज की गई। अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट्स मेंबरशिप इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 टू 60। ठीक है, और अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ प्रोविंसेस जो थे, जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, उनको 50 मेंबर्स दिए गए ईच। ठीक है, जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस, दे वर गिवन their number was increased to 50 members each. And similarly, the legislative councils of Punjab, Burma and Assam, they were increased to 30 members each. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, और जो इनके मेंबर्स थे, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो इन प्रोविंसेस के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स थे या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स थे, ऑल दीज वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एंड दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इसके बाद हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 1916। होम रूल लीग भी जिसको बोलते हैं। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अनी बेसंत एंड बाल गंगाधर तिलक इन 1916। ठीक है, चूंकि ये दो डिफरेंट मूवमेंट्स थी, अनी बेसंत की एक अलग होम रूल लीग मूवमेंट थी जो हम आगे पढ़ेंगे, और तिलक की एक अलग होम रूल लीग मूवमेंट थी, बट बोथ ऑफ दीज वर स्टार्टेड इन 1916। और इस होम रूल लीग को क्यों स्टार्ट किया गया? द मेन एम्स ऑफ दिस मूवमेंट वर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया के लिए एक सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज। ठीक है, वर्क फॉर नेशनल एजुकेशन, social and political reforms, etc. These were the main aims of this Home Rule League movement. और अन्नी बेसंत के बारे में हम जानते हैं कि she was the first woman president of Indian National Congress in 1917 कलकत्ता सेशन में। ठीक है, अन्नी बेसंत जो थी, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए। इससे पहले भी हमने बहुत से जर्नल्स पढ़े कि किसने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अन्नी बेसंत ने, इन्होंने न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया 1916 में ये 3 न्यूज़पेपर्स इन्होंने स्टार्ट किए। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया।
These were the newspapers which were started by Annie Besant, who was the founder of Home Rule League movement in 1916. अगर इस होम रूल मूवमेंट को गहराई में देखा जाए तो इट मार्क्स द बिगिनिंग फॉर अटेनिंग ऑफ स्वराज इन इंडिया, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, जो सेल्फ रूल का कंसेप्ट था इंडिया में. दिस होम रूल लीग मूवमेंट इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ए की रोल फॉर अटेनिंग ऑफ स्वराज इन इंडिया. इसके साथ साथ जो मॉन्टेग डिक्लेरेशन, मॉन्टेग जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मॉन्टेग हमें आगे पढ़ना है मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो वो भी पढ़ेंगे. मॉन्टेग डिक्लेरेशन ऑफ 1917 जो थी, इट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट. ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, एक कमीशन भेजा जाएगा इंडिया में. तो जब जो फिर इसके रिजल्ट में साइमन कमीशन इंडिया में आया 1927 में, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो दिस वाज द मॉन्टेग डिक्लेरेशन ऑफ 1917. इट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट. इसके बाद लखनऊ सेशन की बात करेंगे. लखनऊ सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, इट वाज कंडक्टेड इन 1916 एंड इट मार्क्ड द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स. ठीक है, तो लखनऊ सेशन जो है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम ईच इवेंट पढ़ते हैं, इसने एक की रोल किया है इन अटेनिंग द फ्रीडम फॉर इंडिया. ठीक है, तो अगर लखनऊ सेशन की बात करें 1916 के, यहां पे क्या हुआ, यहां जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स जो अलग अलग हुए थे, 1916 के लखनऊ सेशन में वो फिर से जुड़ गए. इस लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इस 1916 के सेशन में कांग्रेस के साथ ज्वाइन किया. और लखनऊ पैक्ट जो था, इट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916. ये लखनऊ पैक्ट जो है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मुस्लिम लीग ज्वाइनेड हैंड्स विद द कांग्रेस थ्रू दिस वेरी पैक्ट, थ्रू द लखनऊ पैक्ट इन 1916. तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहां पे ही एंड करते हैं. उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दीजिए. तो इंशाल्लाह एक बार फिर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारा स्पेशलाइजेशन वाला सेक्शन है फीमेल सुपरवाइज़र के लिए, वो उसका लेक्चर्स भी आज से आना स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे. तो जो फ्रेंड्स हमारी चैनल पे नए आए हैं, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे.